मां वैष्णो देवी एजुकेशनल लॉ कॉलेज फैजाबाद रोड जुगौर चिन्हट लखनऊ उत्तर प्रदेश में 30 सितंबर को भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में लोक अभियोजकों की भूमिका विषय पर एक समूह परिचर्चा समय प्रातः 11 बजे आयोजित किया गया। ये प्रतियोगिता लिखित और मौखिक दोनों में चयनित छात्रों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 2 संतावना पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर कुलदीप पति त्रिपाठी, अपर महाधिवक्ता हाईकोर्ट लखनऊ, पुनेंद्र चक्रवर्ती, क्रिमिनल अधिवक्ता हाईकोर्ट एवं पीके उपाध्याय, अवध बार एसोसिएशन हाईकोर्ट लखनऊ की गरिमामयी उपस्थिति रही एवं छात्रों को इनके द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संयोजक मनीष कुमार त्रिपाठी एवं डॉक्टर पूर्णिमा भारद्वाज द्वारा किया गया। इस अवसर पर मानसी त्रिवेदी, रिया सिंह, संजना प्रजापति, सुष्मिता यादव, आकांक्षा मिश्रा, आकाश यादव, ज्योत सना, यशी यादव सहित 20 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। आज हमारी मौजूदगी लखनऊ के मां वैष्णो देवी एजुकेशनल लॉ कॉलेज में है और यहाँ पर हम सर से बात करेंगे, कॉलेज के प्रिंसिपल सर से, और जानेंगे कि आज कार्यक्रम में किस तरह जो है एक प्रोग्राम करवाया गया और कुछ चुनिंदा बच्चों को जो है सेलेक्ट किया गया है उसमें से और उनको पुरस्कृत भी किया गया है। सबसे पहले सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम आरेंद्र द्विवेदी है। मैं मां वैष्णो देवी लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में काम करता हूँ। जैसा सर आप 30 सितंबर को कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और क्या कारण था? ये कार्यक्रम रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इशू एंड चैलेंजेस विषय पर रखा गया। ये पैनल डिस्कशन था और इसमें 3 हाई कोर्ट के 3 विशिष्ट अधिवक्ताओं को बुलाया गया था। उसमें सबसे पहले थे एडिशनल एडवोकेट जनरल श्री कुलदीप पति त्रिपाठी जी। ये मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिए और दूसरे मिस्टर पुनेंद्र चक्रवर्ती जो क्रिमिनल लॉ के स्पेशलिस्ट हैं, हाई कोर्ट में जाने जाते हैं, और दूसरा श्री पीके उपाध्याय जी जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट अवध बार एसोसिएशन। इन तीनों लोगों की पैनल ने इस विषय पर डिस्कशन किया और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के संदर्भ में जो भी उनके सामने इश्यूज आ रहे हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, वो उस संदर्भ में बहुत व्यापक तौर पे बच्चों को जानकारी दी और कानूनी स्तर पर जो न्यायिक प्रक्रिया में जो इनके कार्य हैं उनके कार्य व्यवहारों पर बहुत विस्तृत अध्ययन किया बच्चों को और काफ़ी ज्ञानात्मक जानकारी दी बच्चों को। इससे काफ़ी लाभ मिला है। सर, इसमें लॉ के जो है 3 ईयर जो है के स्टूडेंट थे या 5 ईयर के थे या जो है कॉमन दोनों लोगों? नहीं, हमारे यहाँ 5 ईयर 3 ईयर दोनों कोर्स चलते हैं और इस विषय पर हमने 27 तारीख को और 29 तारीख को एक एलोकेशन कंपटीशन आयोजित करवाया था और उसमें लगभग 27 तारीख को 50 लड़कों ने रिटन कंपटीशन में भाग लिया था। उसमें से हमने 3 लड़कों को सेलेक्ट किया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज के लिए और 7 लड़कों को हमने कंसोलेशन प्राइज के लिए उसमें सेलेक्ट किया, जो 27 तारीख को हुआ था। और 29 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था वो ओरल था और उसमें उस कंपटीशन में लगभग 40 लड़कों ने भाग लिया था और उसमें हमने 3 को सेलेक्ट किया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए और 7 लड़कों को उसमें सेलेक्ट किया। इस कार्यक्रम के में जो कंसोलेशन प्राइज दिए गए हैं और उनको यहाँ पर जो अधिवक्ता लोग आए थे, जो मेरे मुख्य अतिथि थे, इन लोगों से उन बच्चों को पुरस्कृत करवाया गया। तो जो ये 50 बच्चे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हुए थे, ये LLB के ही स्टूडेंट थे? अगर LLB के स्टूडेंट थे तो किन किन सेमेस्टरों के स्टूडेंट थे? ये LLB के ही, जैसे 5 ईयर्स और 5 ईयर्स LLB 5 ईयर्स के और LLB 3 ईयर्स के स्टूडेंट। नहीं तो क्या ये फाइनल सेमेस्टर? हाँ, ये फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ और फिफ्थ
6 सेमेस्टर यानी कि 5 ईयर्स की 10 सेमेस्टर के विषय की स्टूडेंट को लिया गया और 3 ईयर्स जो LLB के थे इसमें से फर्स्ट से लेकर के और 6 सेमेस्टर के लिए जाते थे। तो सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और सभी क्लासेस से लड़कों ने इसमें पुरस्कार पाया। इसके पहले भी कॉलेज द्वारा इस प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित करवाया जा चुका है या ये प्रथम बार? नहीं, ये हम हमेशा हर महीने कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं और इसमें इस प्रकार से कुछ बड़े डिग्निटीज को बुला करके और इनसे लड़कों को विशेष तरीके की जानकारी दी जाती है। जैसे इसके पहले हमने जो कॉमन सिविल कोड है इस पर एक कार्यक्रम करवाया था। उस पर रिटायर्ड जजेस को बुलाया था और कई बड़े बुला करके और लड़कों को लड़कों से भी कराया था। इस तरीके से अक्सर हम कंपटीशन कराते हैं हर महीने। कॉलेज का क्या मानना है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों का समाज में किस प्रकार से विकास होगा, किस प्रकार से इनको उपलब्धि होगी? ऐसा है कि हम महाविद्यालय में बच्चों को कानूनी जानकारी देते हैं तो सब्जेक्टिव नॉलेज यानी कि हाँ जो किताब में लिखा है उसको हम उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन समाज के में जो से व्यवहारिक पक्ष उसका हम लोग प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पक्ष को प्रस्तुत करने में अच्छी तरीके से जो अधिवक्ता हैं, सामाजिक लोग हैं, समाज कार्यकर्ता हैं, ये इन लोगों से इन ऐसे कार्यक्रम करा करके और हम अपने बच्चों को इन व्यवहारिक पक्षों से भी रूबरू कराते हैं। तो इन सब कार्यक्रम कराने का उद्देश्य यही होता है कि जो विषय की सारगर्भिकता है और समाज से रूट लेवल तक लड़कों को जानकारी प्राप्त दी जा सके, वो इन कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। सर, मेरा एक सवाल और है आपसे, जैसे ये माँ वैष्णो देवी एजुकेशनल लॉ कॉलेज जो आपका है, अन्य कॉलेजों की अपेक्षा में, जैसे हमारे दर्शकों को अभिभावकों को बताना चाहें, अन्य कॉलेजों की अपेक्षा में माँ वैष्णो देवी जो लॉ कॉलेज है आपका, इसमें क्या क्या अन्य सुविधाएं हैं? कहाँ से बच्चों को, अगर बच्चे एडमिशन लेना चाहें तो उनको किन किन चीज़ों में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगी? अन्य कॉलेजों की अपेक्षा क्या क्या सुविधाएँ मुहैया हो पाएंगी? नहीं, हम आपको बताएं कि हमारे यहाँ पठन पाठन का माहौल बना है। हमारे यहाँ सब सब्जेक्ट के टीचर्स स्पेशलाइज टीचर होंगे। हमारे यहाँ फैकल्टी रिच है, सब कॉम्पिटेंट फैकल्टी है। दूसरा, हम पूरी सिलेबस पढ़ाते हैं और ये पूरे सिलेबस हम 10-5 क्वेश्चन बेस करके नहीं पढ़ाते हैं, पूरे सिलेबस पढ़वाते हैं और हम हर टीचर की मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं तो उन्होंने क्या किया, कैसे पढ़ा है। तो इस तरीके से जो टीचिंग का माहौल है वो हम यहाँ पर बनाए रखते हैं और ये मैनेजमेंट भी हमको इसमें सहयोग करता है और एकेडमिक मामले में मैनेजमेंट को उसको फ्री किया जाता है कि मैं जिस तरीके से सिस्टम करूँ उसको संचालित करूँ, काफ़ी सहयोग मिलेगा। तो इस लिहाज से अन्य की कॉलेजों की तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हम अध्ययन और अध्यापन पर विशेष जोर देते हैं। मुझे लगता है कि यह एक कॉलेज के लिए या एक टीचर के लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए कि पढ़ाई लिखाई को विशेष रूप से महत्व दें। अन्य कॉलेज में क्या करते हैं मैं इसके बारे में माँ वैष्णो देवी एजुकेशनल कॉलेज का ये संचालन करते हो रहा है और इसका रिजल्ट कैसा रह रहा है हर साल? चलिए आपसे बताएं कि हमारे इस महाविद्यालय को 2010 से स्थापित है और अभी तक हमारे यहाँ रिकॉर्ड लगभग 100% यहाँ पर रिकॉर्ड रहा है क्लासेस में, क्योंकि सफल हैं और लड़के कंपटीशन में भी जा रहे हैं और कंपटीशन की तरफ भी उनका रुख है। प्लेसमेंट सेल की भी हम चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बाहर के लोगों को बुलाने के लिए अभी सेमिनार कराने जा रहे हैं। फिर 30 अक्टूबर को हम एक ग्रुप कोर्ट कंपटीशन कराने जा रहे हैं। इस तरीके से हम अपने कॉलेज में पठन पाठन के साथ साथ हम कुछ इस पक्ष को भी लेकर चलते हैं कि लड़कों का सर्वांगीण विकास किया जाए, लड़कों को बहुमुखी प्रतिभा से एक संपन्न किया जाता है। इसकी कोशिश है। शायद यही कारण है कि लोग हमारे यहाँ सारी सीटें पूरी रहती हैं और सब सिस्टम करने देते हैं, तो ये सब कारण हो सकता है। ये सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको स्टेटमेंट स्टार्ट कर दिया जो कि महत्वपूर्ण साक्षी हो सकते हैं, जिससे कि मुकदमे के निर्णय में प्रभाव पड़ सकता है। ये निर्णय लेना ये बड़ा बहुत कठिन दायित्व है किसी भी दो जिसको
करने से पूर्व उसको हमेशा पूरे केस को एक समग्र रूप से, एकाकीकृत रूप से उसको पढ़ करके उसके निर्णय के प्रति अपने आप को मन में कई बार सोच लेना पड़ेगा। समस्त विधि व्यवस्थाओं को जो प्रोसिक्यूशन के फेवर में है या एक्यूज के फेवर में है, इनको अभी अध्ययन करके तब उसको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि साहब आई एम क्लोजिंग दिस फॉर द प्रोसेस, जिसके लिए 241, 242 CRPC या 231, 232 CRPC के लिए होंगे। ये सेक्शंस में ऐसा प्रावधान है। इसके अतिरिक्त एक और प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द ट्रायल जो लोक अभियोजक को बार बार उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, वो है सेक्शन 91 ऑफ द CRPC। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि विवेचना के दौरान कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य लाने से आईओ साहब रह गए, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर रह गए, नहीं लाए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक बौद्धिक क्षमता और सीमाएं होती हैं। इसमें दोषारोपण नहीं किया जाए, इसीलिए विधि व्यवस्था में सेक्शन 91, 311 एंड 319 का प्रावधान किया गया कि कोई भी साक्ष्य के कलेक्शन में, ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ द एविडेंस, हम एक टैक्स फ्रॉड का केस कर रहे हैं माना जाए और उसमें एक महत्वपूर्ण रजिस्टर है जिसमें चेकों की एंट्री की और वो रजिस्टर ही लाने से रह गए, तब फ्रॉड कैसे अदालत में साबित होगा साहब कि ये रजिस्टर नहीं तो चढ़े। डिफेंस कहेगा कि साहब हमने तो ये चेक प्राप्ति दी और वो प्राप्ति रजिस्टर नहीं आई। सेक्शन 91 वो स्टेज जहां पर कि लोक अभियोजक स्वतंत्र है, दौरान विवेचना में जो चीज नहीं कलेक्ट किए गए या ऐसा कोई साक्ष्य जो कहीं पर उपलब्ध है, इसे न्यायालय में आहूत किए जाने पे, मंगाए जाने पर उससे न्याय की मंशा पूर्ण हो सकती है। इस वजह से नहीं कि दंडित किया जा सके, इस वजह से न्याय की मंशा पूर्ण हो सके, इस वजह से कि जो व्यक्ति हो सकता है गलत ढंग से आरोपित किया जा रहा है वो निर्दोष साबित हो जाए। इन परिस्थितियों में धारा 91 के अंतर्गत उसके पास सीमित सीमाएं हैं कि जिसमें कि वो उन ऐसे दस्तावेजों को, ऐसे साक्ष्यों को, चाहे वो मौखिक हो चाहे दस्तावेजी हो, उनको तलब करने के लिए, मंगाने के लिए एप्लीकेशन को दे सकता है। निर्णय न्यायालय करेंगे कि उनका कितना प्रभाव और कितनी जरूरत उस ट्रायल के प्रति है। सेक्शन 91 के अलावा एक और प्रोविजन सेक्शन 311 का भी होता है जिसमें वो किसी साक्षीगण को भी तलब कर सकता है। एक साक्षीगण बहुत इंपॉर्टेंट था किसी मर्डर ट्रायल में, वो एक पुलिया के नीचे बैठा था, ऊपर गोलियां चली, आईओ साहब ने उसका नाम पता नहीं पूछा, रह गया होगा, किसी ने नहीं बताया, ऐसा हो जाता है। बाद में विचारण के दौरान इस तरीके के साक्ष्य आए, कोई साक्षी का एग्जामिनेशन हुआ, उसने कहा कि साहब एक आदमी वहाँ पे और था, घर से नीचे छूट गया, हम उसको भी बुला सकते। हम आईओ के द्वारा बनाई गई चार्जशीट से प्रतिबंधित नहीं है। होते हैं, दोनों की बात रखते हैं और उसके आधार पर जजेस डिसाइड करते हैं। अगर एक केस में सारे जज को पढ़ने पड़े, किसी के विश्वास न हो, कोई ईमानदारी न हो, इसीलिए आपको सेंसिबल होना चाहिए, सभ्य जज को सील होना चाहिए। कॉमन सेंस इज द मदर ऑफ लॉ। कानून बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसे पढ़ना है। आप लोग यहाँ बंद करके सोचते हैं, जो आप अपने परिवार का प्रॉपर्टी या शरीर के साथ होने देना चाहते हैं वो कानून है, और जो नहीं होने देना चाहते वो गैर कानून। उसको हम कोडिफाई करते हैं, CRPC बनाते हैं, IPC बनाते हैं, सर्विस लॉ बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसी को बनाते हैं। और सिविल सोसाइटी को जब लगता है कि हमें लगा कि 3 तलाक गलत है तो हम उसको पलट दिया। जब हमें लगता है कि किसी के अधिकार की रक्षा नहीं हो रही इस कानून से तो उसको पलट देते हैं। कब पलटते हैं? जब किसी व्यक्ति के कॉमन सेंस में आता है कि ये काम अनुचित है, जिससे हमारे अधिकार का हनन होता है, तो वो डिमांड करता है, तो आपके पास जाता है, हमारे पास जाता है, डिबेट होती है और उसके बाद उस कानून को संसद में पलट दिया जाए, नए कानून बनते हैं, विभिन्न प्रकार की चीजें। तो कॉमन सेंस से अगर आप आंख बंद करके सोचते हैं तो आपके प्रॉपर्टी, शरीर और परिवार के साथ होने देना है वो कानून सही। अब उस पर अपने बहस को डेवलप करें, अपने आर्गूमेंट को डेवलप करें, चार्जशीट को देखें, सारे प्रोसीजर्स को देखें और कब अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश और समाज का भला होगा। मैं जैसे अभी मैंने कहा कि
प्रत्याशी ये सब डिफरेंसेस हैं फेडरल लॉ, इनकी भी आप अच्छे से तैयारी करें। जब आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेंगे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बहुत बड़ी पावर है। मैंने and public prosecutor CBI Court Lucknow, and Advocate P.K. Upadhyay, former Vice President, Our Bar Association, and for gracing our event with their presence. And also I would sincerely thank Principal Sir for giving